हेलो दोस्तों, हम लोग यूनिट 1 का क्विक रिवीजन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन आपको देखना है। उसके बाद आर्डर और डिग्री पता होनी चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। उसके बाद फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए कम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन पर्टिकुलर इंटीग्रल है ना, CF और PI निकालने का एक क्वेश्चन आता है। और आएगा साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर में दो तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या तो कम्प्लीमेंट मतलब CF और PI निकालने वाला क्वेश्चन, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल फंक्शन निकालना है तो कंप्लीट सोल्यूशन इज y इक्वल टू CF प्लस PI। और एक होता है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें भी कम्प्लीमेंट्री ये वाला यूज होता है, इसमें थोड़ा स्टेप और बढ़ जाता है। तो nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के ये दो रूल हो गए। उसके बाद सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद वेरिएबल कोफिशिएंट। देखिए, ये जो हम पेपर सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं वो पेपर कोड BAS 203 का है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकेंड, ठीक है। KS 203 और KS 203T में कुछ मेथड और हैं, इसमें सेकंड ऑर्डर के कुछ मेथड और है। ये पूरा तो है ही है, उसमें कुछ अलग से भी है, ठीक है। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट में बाय चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और काची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, तीन मेथड यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्विंग इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, ठीक है। तो देखिए, इसमें से इस यूनिट से कितने 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 क्वेश्चन। और आपके पास टॉपिक कितना हो गया, तो ये ऑर्डर डिग्री से तो बड़ा क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, ठीक है। जो 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। 5 और 6 एप्लीकेशन का मान लीजिए। वैसे एप्लीकेशन से बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है। तो 6 हैं, 6 पॉइंट हो गए, 6 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी हर 2 टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों से उम्मीद है कि एक ही पर पूछेंगे क्वेश्चन, तो एक यहाँ से मिल गया। अब इन 3 मेथड में से 2 मेथड पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहीं से इसका ना पूछें। कभी कभी होता है कि इसका क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन चूँकि बहुत बड़ा है, इसका एक डिफरेंट इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स सबको डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसको कभी कभी इस पर नहीं भी पूछते हैं, तो अगर आपको स्किप करना है इन सब में तो इसको आप छोड़ सकते हैं और तैयार कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये 5 एक तरीके से 5 मेथड हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक। तो चलिए देखते हैं आगे। देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, तो जहाँ डेरिवेटिव के टर्म इन्वॉल्व होंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन 2 तरीके की, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या फ़र्क है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट कंटेन्स 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इसे ये लिखा हुआ इक्वेशन, तो यहाँ जिसका डेरिवेटिव किया जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पूरी इक्वेशन में एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिलेगा। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसको d/dx से डिनोट करते हैं। और अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू x के टर्म में आ जाएगी। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। देखो, इनमें x और y के रिस्पेक्ट में f का डेरिवेटिव किया गया है। तो एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इफ़ इट कंटेन्स मोर देन 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं दोनों में कि मान लीजिए एक फैमिली में ठीक है 3 बच्चे हैं, ठीक है। एक फैमिली में 3 बच्चे हैं और बच्चे छोटे हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि पिताजी उनके टॉफ़ी ले आए, 3 बच्चे हैं और टॉफ़ी ले आए, मान लीजिए 5 टॉफ़ी ले आए, ठीक है। तो 2 टॉफ़ी इसको दे दिया और 2 टॉफ़ी इस बच्चे को दिया और 1 टॉफ़ी इसको दिया, ठीक है। तो मतलब बच्चे समझदार भी हैं, थोड़ा एकदम छोटे भी नहीं हैं। तो अब क्या हुआ कि 2-2 मिल गया, तो और इसको 1 मिला। तो जिनको 2-2 मिला वो तो बड़ा खुश हो गए, लेकिन जिसको 1 मिला वो नाराज़ हो गया। उसने कहा कि उसने अपने पापा से बोला कि पापा, आपने मेरे साथ क्या किया है, पार्शियलिटी की है, आपने मेरे साथ पार्शियलिटी की है। तो देखिए, और अगर इस परिवार में केवल एक ही बच्चा होता
तो 5 टॉफ़ी आई थी, 5 इसी को दे देते, तो क्या ये शब्द बोलता है कि आपने मेरे साथ पार्शियलिटी की है? नहीं बोलता ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि पार्शियल शब्द वहीं आएगा जहाँ पर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए पार्शियल डेरिवेटिव, और अगर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वहाँ ऑर्डिनरी डेरिवेटिव, जो भी जितना भी सब कुछ है सब इसी का है। और अगर एक से ज़्यादा है तो इनमें ये बोलेंगे कि पार्शियलिटी, ये शब्द बोलेंगे, है ना, ये पार्शियलिटी बोलेंगे शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक। तो पार्शियल डेरिवेटिव और ऑर्डिनरी डेरिवेटिव का जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव में एक वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। अब देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर में क्या है कि y और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। देखिए y और उनके डेरिवेटिव्स y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश, डॉट डॉट, ठीक है। ये अगर इनटू में आ जाते हैं, चाहे खुद के साथ इनटू में या एक दूसरे के साथ इनटू में आ जाते हैं, तो नॉन लीनियर हो जाता है, और अगर इनटू में नहीं है तो लीनियर कहलाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात देखिएगा कि अगर ये एक खुद के साथ, जैसे मान लीजिए वाई स्क्वायर लिख गया, तो ये खुद के साथ इंटू हो गया ना, तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन हो। किसी में अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में वाई स्क्वायर का टर्म है तो नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर वाई इंटू वाई डैश का टर्म आ गया है ना, प्लस सपोज 7 वाई डबल डैश दिस इक्वल टू 0, ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर के नॉन लीनियर, तो देखिए यहाँ वाई डैश और वाई इंटू में आ गया, तो ये नॉन लीनियर हो गया। लीनियर का मतलब ये सारे टर्म्स इनटू में नहीं आएंगे, खुद से भी मल्टीप्लाई नहीं होगा। जैसे वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश दिस इक्वल टू 0, ये नॉन लीनियर हो गया क्योंकि खुद के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो खुद के साथ भी मल्टीप्लाई ना हो और एक दूसरे के साथ भी ये मल्टीप्लाई ना हो, वाई और उनके डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो लीनियर, और अगर मल्टीप्लाई में आ गए तो नॉन लीनियर। वही सब चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। तो देखो जैसे पहली क्वेश्चन देखते चलो, जैसे y और dy अपॉन dx, यहाँ y और डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आ गया, नॉन लीनियर। अब देखिए सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव y, x से मतलब नहीं, x की पावर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, y वाले डिपेंडेंट वेरिएबल देखते हैं, तो ये क्या हुआ, लीनियर हो गए। y और उनके डेरिवेटिव्स इनटू में नहीं आए तो लीनियर हो गया। ये dy अपॉन dx है ना, dy अपॉन dx प्लस साइन y दिस इक्वल टू साइन y इक्वल टू cos x, ये नॉन लीनियर हो गया क्योंकि साइन वाई को अगर हम लोग खोलें तो y प्लस वाई क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट, है ना, तो ये हो जाएगा। तो ये नॉन लीनियर है ना, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि y और उनके डेरिवेटिव्स ये सब पॉलिनोमियल फॉर्म में होने चाहिए, और यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, साइन आ गया, तो नॉन लीनियर हो गया। फिर इसको देखिए नॉन लीनियर, इसकी वजह से इस टर्म को देखिए दोनों इनटू में आ गए, डेरिवेटिव नॉन लीनियर, इसमें खुद के साथ इनटू है, नॉन लीनियर, ठीक। इसमें ये लीनियर हो गया, इसमें x से तो हमें मतलब नहीं है, हमको y देखना है, ठीक है, तो ये लीनियर हो गया। इसमें साइन x कोई दिक्कत नहीं है, y का तो है नहीं टर्म, d2y अपॉन dx स्क्वायर dy अपॉन dx और y, ये लीनियर हो गया, ठीक है। इस तरीके हम लोग लीनियर और नॉन लीनियर की पहचान करते हैं। अब देखिए आर्डर और डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्डर तो बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन में देखने से पता लग जाता है कि हाईएस्ट आर्डर कितना है, तो उसको देख के हम लोग बता सकते हैं, देख के ही डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के ही बता सकते हैं कि वो कितने आर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। द आर्डर ऑफ द हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द आर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। डिग्री क्या होता है, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द एक्सपोनेंट ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन प्रोवाइडेड, शर्त क्या है, ऑल द डेरिवेटिव्स, ध्यान दीजिएगा, all the derivatives of dependent variable represented by a polynomial of finite degree, है ना, फाइनाइट डिग्री का वो पॉलिनोमियल टर्म होना चाहिए। मतलब कि dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d3y अपॉन dx क्यूब, इनकी जो पावर्स है इनकी जो पावर्स है वो फाइनाइट होनी चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा है, हाँ, तो उससे हम लोग डिग्री पता कर सकते हैं। तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव का टर्म है, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं, चूँकि आर्डर और डिग्री का क्वेश्चन आता है अक्सर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आर्डर और डिग्री देखिए। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो आर्डर क्या है इसका 2
2 बार डेरिवेटिव किया गया तो ऑर्डर 2, और डिग्री इसी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर से। पहली चीज़ तो dy अपॉन डी एक्स, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, d3 यानी उनके डेरिवेटिव्स, y के सारे डेरिवेटिव्स, y से मतलब नहीं है डिग्री के लिए y से मतलब नहीं है, y के डेरिवेटिव्स से। तो y के डेरिवेटिव्स की पावर क्या होनी चाहिए, y के डेरिवेटिव्स की पावर सभी पॉजिटिव इंटीजर्स होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स। 0 भी हो सकती है, 0 का मतलब तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर हो, हाईएस्ट डेरिवेटिव का टर्म की जो पावर है वो उसकी डिग्री होगी। जैसे इसको देख लो, हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2 है ना, इसकी पावर 2 है, तो डिग्री इसकी 2 हो जाएगी और डेरिवेटिव 1 हुआ, डेरिवेटिव 1। देखिए हमने बताया कि y से मतलब नहीं होता डिग्री के लिए y से मतलब नहीं होता, चाहे y² हो, y³ हो, sin y नहीं, डेरिवेटिव वाले टर्म्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो डेरिवेटिव के टर्म, तो जो हाईएस्ट पावर है, जैसे सेम डेरिवेटिव है लेकिन जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाएगी। अब इसको देख लो, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, dy अपॉन डी एक्स और साइन y, तो आर्डर देख लो, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, 2 है, तो आर्डर 2 हो गया। डिग्री के लिए देखना है, y से हमको मतलब नहीं है, डेरिवेटिव की पावर इंटीजर है, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है वो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लो, d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन dy अपॉन डी एक्स दिस इक्वल टू 0। देखो dy अपॉन डी एक्स पॉलिनोमियल का टर्म होना चाहिए, उसमें टिग्नामेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ये डेरिवेटिव में नहीं चलेगा, है ना, डेरिवेटिव वाले टर्म के साथ ये नहीं होना चाहिए। dy अपॉन डी एक्स के साथ साइन आ गया तो डिग्री नॉट डिफाइंड। आर्डर तो ठीक है, आर्डर जो जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है वो उसका आर्डर हो जाएगा, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी, डिग्री नॉट डिफाइंड। इसमें डिग्री नॉट डिफाइंड किसकी वजह से हो रही है, इसकी वजह से। अब ये जो उसके डेरिवेटिव वाले हैं, चाहे dy अपॉन डी एक्स में, चाहे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर में, साइन को साइन, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, है ना, पॉलिनोमियल के अलावा और कुछ आता है तो वो उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। भले ही हमको इससे नहीं देखना है ना, इस तरीके क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो हमको ये नहीं कि हम इसका आर्डर 2 और डिग्री 3 बोल दें, नहीं, ये इसकी वजह से डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड है ना। उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उनमें ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक ये सब नहीं होने चाहिए। ठीक है, उनकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो अब इसको देख लो, इसमें सेकंड डेरिवेटिव की पावर 2, हाँ ठीक है, इसमें इसका ऑर्डर 2 डिग्री 2, इसमें देख लो, पहली चीज़ तो डेरिवेटिव में अंडर रूट वगैरह लगा है तो हटाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ डेरिवेटिव का टर्म है, y से मतलब नहीं है, लेकिन डेरिवेटिव में अगर अंडर रूट लगा है तो हटाना पड़ेगा, तो मतलब स्क्वायर करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आएगा, इसका स्क्वायर करने पर देखो, इसमें इसका स्क्वायर कर देंगे तो लेफ्ट साइड कितना हुआ, अंडर रूट हट गया, 1 प्लस 9 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, दिस इक्वल टू हो जाएगा 8x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 9 dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, है ना, और प्लस ए बी, तो ये हो जाएगा 24 48 48x dy अपॉन डी एक्स, तो देखो ये 9 वाला कैंसिल हो गया। तो अब जो बाकी बचा वो कितना है, dy अपॉन डी एक्स, डेरिवेटिव में मैक्सिमम ये है dy अपॉन डी एक्स, तो इसकी पावर, इस डेरिवेटिव भी फर्स्ट हो गया और पावर 1 है, तो इसका ऑर्डर 1 डिग्री 1। ऐसे देखने में लगता है कि स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर बचा रहेगा, लेकिन ये कैंसिल हो जा रहा है, ये सेम टर्म्स दोनों साइड में कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए डिग्री उसकी कम हो जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके क्वेश्चन देख लिया करिए, है ना, ओपन करके, नहीं तो गलत होने के चांसेस हो जाएंगे कि खटाक से डिग्री आप 2 लिख दोगे, है ना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखिए, 8, यहाँ भी डेरिवेटिव की पावर 1/4 है, तो दोनों तरफ पावर 4 लगाना पड़ेगा, तो ये यहाँ होल पावर 4 आ जाएगा, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, तो डेरिवेटिव 2 और डिग्री 4 हो जाएगी, तो 2 4 हो गया। इसमें देखिए 3/2 है, तो पूरे का स्क्वायर कर दो, तो 1 माइनस dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की होल पावर 3, दिस इक्वल टू k d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 2। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव यहीं पर है, तो इसका ऑर्डर 2 डिग्री 2 हो जाएगा।
देखिए अब इसमें डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपा इसको उधर कर लो तो डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली डी वाई अपान डी एक्स मिल रहा है हमको, वाई और एक्स के टर्म से तो मतलब नहीं है, डिग्री और आर्डर के लिए तो 1 आर्डर 1 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें देखिए दिखने में इसमें अपान में नहीं होना चाहिए, डी वाई अपान डी एक्स की पावर ऊपर ले जाएंगे पावर -1, पावर -1 नहीं होना चाहिए, यानी पूरे को डी वाई अपान डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स का होल स्क्वायर -5 और दिस इक्वल टू वाई क्यूब इंटू डी वाई अपान डी एक्स। ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको यहाँ से मिलेगा डेरिवेटिव का टर्म, तो 1 उसका आर्डर हो गया और डिग्री 2 हो जाएगी। जब पूरे को डी वाई अपान डी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो होल स्क्वायर आएगा, तो आर्डर 1 डिग्री 2। इस तरीके से आर्डर और डिग्री के क्वेश्चन होते हैं। अब देखो कुछ बेसिक देख लो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की। तो डी वाई अपान डी एक्स प्लस पी इंटू वाई दिस इक्वल टू क्यू, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, जहाँ पे पी और क्यू एक्स के फंक्शन हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, दिस इक्वल टू ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ये जो होगा ई पावर में होगा ई पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर सॉल्यूशन आएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू क्यू, ये जो क्यू है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकाल चुके हैं डी एक्स प्लस सी, है ना। ये इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये मालूम होना चाहिए, वैसे तो आपका जो सिलेबस है वो nth ऑर्डर से दिया है तो ज़रूरी नहीं, पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको वाई डी वाई वाई लॉग वाई डी एक्स इक्वल टू इतना, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। देखिए या तो डी वाई अपान डी एक्स में बनता है या डी एक्स अपान डी वाई में बनता है, तो डी एक्स अपान डी वाई में बनेगा तो यहाँ एक्स हो जाएगा, सब चीज़ उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल पी डी वाई और ये हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी वाई प्लस सी, ऐसा। तो चाहे एक्स में बन पाए या कभी कभी वाई में नहीं बन पाता तो एक्स के टर्म में की बना लूँ, तो यही क्वेश्चन है जिससे वाई में नहीं बन पा रहा तो एक्स में हो जाएगा। तो डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू, इसको अपान में कर लो, फिर ये वाई वाले टर्म एक्स वाला टर्म इधर कर लो तो ये हो जाएगा एक्स के साथ ये अपान में आया तो 1 अपान वाई लॉग वाई इंटू एक्स दिस इक्वल टू 1 अपान ये लॉग वाई कैंसिल हो जाएगा, 1 अपान वाई बचेगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल पी डी वाई, पी की वैल्यू ये हो गई डी वाई, सो 1 अपान वाई लॉग वाई डी वाई। अब अगर लॉग वाई को टी मान लें तो 1 अपान वाई डी वाई मतलब डी टी अपान टी हो जाएगा और डी टी अपान टी का मतलब लॉग टी, तो हो जाएगा लॉग और टी किसको माने हैं लॉग वाई को, तो लॉग वाई, तो ई पावर लॉग आपस में कैंसिल हो जाता है तो क्या बचा लॉग वाई। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। सो एक्स इंटू लॉग वाई इंटीग्रल ओवर क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है 1 अपान वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है लॉग वाई, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लॉग वाई और डी वाई प्लस सी। अब लॉग वाई को टी मानो तो ये हो जाएगा टी डी टी हो जाएगा, तो उसका इंटीग्रेशन टी स्क्वायर अपान 2 टी की वैल्यू रख लो लॉग वाई होल स्क्वायर अपान 2 प्लस सी। इस तरीके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए अगला देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद वेरिएबल कोफिशिएंट। तो वेरिएबल कोफिशिएंट में दो तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, CF PI निकालने वाले और साइमल्टेनियस। तो वेरिएबल कोफिशिएंट के क्वेश्चन देखिए, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए सारे टर्म लीनियर हैं। अगर d अपान डी एक्स को कैपिटल D मान ले तो d पावर n प्लस a1 d पावर n माइनस 1 प्लस a2 d पावर n माइनस 2 प्लस डॉट इंटू वाई दिस इक्वल टू एफ एक्स, है ना। और ये किसका फंक्शन है d का फंक्शन है, तो इसको आप एफ डी इंटू वाई दिस इक्वल टू एफ एक्स लिख सकते हैं। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आता है, इसी को 0 के इक्वल कर लेते हैं, d की जगह m, सो एफ एम इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने रूट्स निकलेंगे, n रूट्स आ जाएंगे, से m1 m2 m3 डॉट mn आर द रूट्स। अब ये रूट्स रियल हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर हो सकते हैं। तो देखिए हम लोग रूट्स निकालेंगे। अगर सपोज रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, सारे जो रूट हैं वो रियल और डिस्टिंक्ट है, से m1 m2 m3 m4 m6 तक ले लिया, है ना। मान लीजिए n की वैल्यू 6 कर दें तो 6 ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन से 6 रूट मान लीजिए मिला। तो ये सारे अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो CF निकालने का क्या फार्मूला है,
है C1 e पावर m1x पहले रूट के लिए, प्लस C2 e पावर m2x, प्लस C3 e पावर m3x, प्लस C4 e पावर m4x, प्लस C5 e पावर m5x, प्लस C6 e पावर m6x। ठीक है, और अगर मान लीजिए रियल एंड इक्वल, मान लीजिए दो रूट रिपीट कर जाते हैं, m1 इक्वल टू m2, सपोज दोनों की वैल्यू m है, तो CF क्या होता है C1 प्लस C2x e पावर mx। अगर तीन रूट रिपीट करते हैं तो CF की वैल्यू होती है C1 प्लस अगले में x से मल्टीप्लाई होगा C2x प्लस अगले में फिर x से, इसी में x से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा, तो C3x कांस्टेंट बदलते रहेंगे, C1 C2 C3x इंटू ई पावर mx। तीन रूट इक्वल हैं। इस तरीके अगर चार रूट इक्वल हैं, m1 m2 m3 m4 की वैल्यू m है, तो C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस C3 C पावर 4x की पावर 4 ई पावर mx हो गया। ऐसे ही 5 6 7 जितना भी होगा लिख सकते हैं। और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है, सपोज अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा रूट आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो CF क्या होगा ई पावर अल्फ़ा एक्स ये वाला इंटू C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। और अगर ये रूट रिपीट कर जाते हैं, दो बार आ जाता है, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, तो क्या हो जाएगा ई पावर अल्फ़ा एक्स, यहाँ पर दो कांस्टेंट आ जाएंगे C1 प्लस C2, इसमें कुल कितने का रूट है 4, तो 4 कांस्टेंट होंगे, तो C1 प्लस C2x यहाँ पे लिखेंगे कॉस बीटा एक्स प्लस अगला C3 प्लस C4x इंटू साइन बीटा एक्स। ठीक, अगर तीन रूट रिपीट कर जाते हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, तीन रूट रिपीट कर गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3 और दूसरी जगह पे 3 हो जाएगा, तो ई पावर अल्फ़ा एक्स C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर इंटू कॉस बीटा एक्स प्लस C4 प्लस C5x प्लस C6 इंटू एक्स स्क्वायर साइन बीटा एक्स। ठीक है, एक चीज़ और देखिए कि अगर रूट इरेशनल है, सपोज अंडर रूट आई नहीं है, अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा, सपोज अंडर रूट 2 है, अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट 2 है, मतलब इस तरीके का अगर रूट आता है तो ये हो जाता है CF इक्वल टू ई पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस, यहाँ हाइपरबोलिक लग जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक, और ये पूरा अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। अगर ये भी रिपीट कर जाते हैं तो सेम वही रूल है, ई पावर अल्फ़ा एक्स, यहाँ पर C1 प्लस C2x कास हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x इंटू साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स, ये हो गया। तो इस तरीके CF और CF निकालने के ये सारे रूल हो गए हैं ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर और इरेशनल नंबर इस टाइप का, अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा टाइप का। ठीक है, अब देखिए PI निकालने के रूल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI CF के लिए तो सारे रूल हो गए, अब PI के लिए 5 रूल हैं, तो 5 रूल में पहला रूल है, अगर fx की वैल्यू e पावर ax दी है तो PI इज इक्वल टू 1/f(d) e पावर ax, तो d की जगह क्या रख लेते हैं a, बस d की जगह a रख लेते हैं और बाकी ये एज इट इज़ हो जाता है, लेकिन fa नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर fa 0 हो गया, मान लीजिए इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, तो x से मल्टीप्लाई करो, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका डेरिवेटिव करके फिर a की वैल्यू d की जगह a रख लेंगे। अगर ये अगेन ये नॉट इक्वल टू 0 है तो यहीं रुक जाएंगे, और अगर ये भी 0 आ जाता है तो फिर x से मल्टीप्लाई और ये जो होगा इसका फिर डेरिवेटिव और फिर d की जगह a रखना है। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 तो ये आंसर हो जाएगा, अगर ये भी 0 तो आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये है रूल e पावर ax का। अगर fx की वैल्यू राइट साइड में जो दिया है वो e पावर ax है, तो क्या अब इसमें किस तरीके क्वेश्चन होंगे, सपोज डी स्क्वायर d2 प्लस 2d माइनस 8y इज इक्वल टू ई पावर माइनस 3x, और इसका PI निकालना है, मतलब हम केवल PI निकालना है इसका, CF और PI कंप्लीट सोल्यूशन होता है, तो ये कंप्लीट सोल्यूशन नहीं, यहाँ हम केवल आपको PI निकालना बता रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका PI क्या होगा, फाइंड PI लिख सकते हैं, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल PI। ठीक है, तो PI की वैल्यू क्या हो गई, PI इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 2d माइनस 8 ई पावर माइनस 3x, तो इसमें एक d की जगह क्या रखना है -3, तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, और ये हो जाएगा आपका 2 इंटू -3 -6 -8, कितना आ गया ये -5 -1/5 ई पावर 3x, एक तो ये हो गया। ठीक है, दूसरा अगर ये दिया है y दिस, तो PI इज इक्वल टू 1/दिस ई पावर 3x, तो यहाँ पर देखिए अगर d की वैल्यू हम d की जगह a रखेंगे
तो 9 माइनस 18 प्लस 9, 9 प्लस 9 18 माइनस 18 जीरो आ गया। देखिए जीरो आ गया, तो पहले ये रफ में करके देख लिया करिए, नहीं तो जीरो आ जाएगा फिर प्रॉब्लम होगी। तो अगर जीरो आ गया तो तुरंत x से मल्टीप्लाई करो और इसको d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करो। तो 1/2d माइनस 6 e पावर 3x है ना, इसका डेरिवेटिव 2d, इसका माइनस 6 और इसका जीरो हो गया। अब अगेन फिर वही काम करिए, d की जगह a रख लीजिए, 3 रख लो, तो ये फिर हो गया 6 माइनस 6 फिर जीरो, तो फिर x से मल्टीप्लाई करो तो एक्स स्क्वायर हो गया इंटू 1/, इसका डेरिवेटिव 2 आ गया e पावर 2x। तो अब तो कुछ d बचा नहीं, तो यही आंसर हो गया x²/2 e पावर 2x है ना। यहाँ पर आपको केवल pi निकालना है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल pi। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, ये e पावर अगर 3 पावर x लिखा है, 3 पावर x, तो इसको कैसे करेंगे। pi = 1/d² प्लस d प्लस 1 3 पावर x। अब देखिए 3 पावर x को लिख सकते हैं, e पावर log आपस में कैंसिल हो जाता है, तो ये बचेगा 3 पावर x। तो 3 पावर x को हम लोग e पावर log 3 पावर x लिख सकते हैं। अब log m की पावर n log m हो जाता है, तो हो जाता है x log 3, तो ये e पावर ax हो गया, a की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, e पावर ax का फॉर्म हो गया, तो d की जगह a रख लो, तो log 3 का होल स्क्वायर प्लस log 3 प्लस 1 और e पावर ax, यही आंसर हो गया। ठीक, अगला किस टाइप का हो सकता है एक्सपोनेंशियल में। अगला अगर साइन हाइपरबोलिक आ गया है ना, तो साइन हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x/2 होता है, और कास हाइपरबोलिक क्या हो जाता है, कास हाइपरबोलिक x इक्वल टू ई पावर x प्लस ई पावर माइनस x/2। तो हाइपर साइन और कास हाइपरबोलिक है, तो वो भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू ई पावर x माइनस ई पावर माइनस x/2 अलग अलग कर लो, तो ये वाला ई पावर x, दूसरा ई पावर माइनस x। यहाँ पर रख लीजिए d की जगह 1, तो d की जगह 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसमें भी d की जगह -1 रख लो, तो -1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर -1 तो +1 हो गया, और +1 हाई है e पावर -x। तो d की जगह a रखना होता है एक्सपोनेंशियल में, तो ये 1 कैंसिल, e पावर x माइनस 1/3 e पावर -x और 1/6 है ना, एलसीएम ले लो, तो 1/6 3 e पावर x माइनस e पावर -x। इसका pi केवल निकाल रहे हैं ना, फाइंड pi कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, नहीं तो CF भी निकालना पड़ेगा, फाइंड pi। ठीक है, अगला pi अगर 5 है, कोई कांस्टेंट है, तो उसको भी एक्सपोनेंशियल से कर सकते हैं। pi = 1/d² प्लस 2d प्लस 1 5 को लिख सकते हैं, 5 कांस्टेंट है, बाहर कर लो, यहाँ 1 आया, तो 1 को लिख सकते हैं e पावर 0x 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो गई 0, तो d की जगह 0 रख लो, तो ये 0 1 आ गया, तो e पावर 0 का मान 1, तो फाइनली 5 आ गया। ठीक, तो एक्सपोनेंशियल में इस तरीके से 5 वैरायटी हो गई। अगला रूल देखिए, 5 रूल हैं, तो एक तो एक्सपोनेंशियल का भी बताएं, अब साइन और कोसाइन का होगा रूल। सेकेंड रूल है साइन और कोसाइन का। अगर f(x) = sin ax या cos ax हो, तो pi = 1/fd sin ax और cos ax। इसमें केवल d² की जगह -a² विद नेगेटिव साइन रख सकते हैं बस। साइन और कोसाइन में और कुछ नहीं, केवल d² की जगह रख पाएंगे, वो भी a² विद नेगेटिव साइन। लेकिन अगर d³ है, मान लीजिए d³ है, तो इसको d² × d लिख सकते हैं, तो d² में रख लेंगे वैल्यू, तो d के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके d पावर 5 है, तो d² का होल स्क्वायर इंटू d लिखेंगे, तो वो भी d के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस पर एक क्वेश्चन देख लो छोटा सा। इफ़ ये क्वेश्चन दिया है और इसकी pi निकालना है, तो इसको d के टर्म में लिख लो, तो d3 - 3d² प्लस 4d माइनस 2y दिस इक्वल टू cos x है ना, तो pi = 1/this इंटू cos x। अब यहाँ पर आपको पता है कि क्या रख पाएंगे, d² की जगह पे d² = a² विथ नेगेटिव साइन। तो यहाँ a की वैल्यू क्या है, cos ax से कंपेयर करो, तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू 1, तो d³ को d² इंटू d लिखेंगे, और d² की जगह a² विद नेगेटिव साइन, 1² विद नेगेटिव साइन प्लस 4d माइनस 2d की जगह कुछ नहीं रख पाएंगे, तो d² की जगह पर a² विद नेगेटिव साइन d, और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस का 3 4d माइनस 2 इंटू cos x। ये कितना आ गया, माइनस का d माइनस d प्लस 4d, तो 3d आ गया, और ये मिला के +1 इंटू cos x। चूँकि अब cos में d की जगह कुछ नहीं रख पाएंगे, तो नीचे d² बनाना होगा, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो,
और डिवाइड कर लो तो 3D माइनस वन, 3D माइनस वन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया तो नीचे तो हो गया 9D स्क्वायर माइनस वन, ऊपर 3D माइनस वन cos x। नीचे फार्मूला अप्लाई करो, फिर डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, फिर माइनस का 9 माइनस वन, माइनस का 10 आ गया और ऊपर क्या हुआ 3D माइनस वन, 3D माइनस वन इंटू cos x। डी का मतलब होता है डेरिवेटिव, डी का मतलब डेरिवेटिव, तो 3 इंटू डी cos x का डेरिवेटिव, डी से ब्रैकेट खोलेंगे तो 3D cos x आएगा, तो d का मतलब डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर 1 से ब्रैकेट खोलो तो माइनस का cos x आ गया, तो माइनस कामन ले लो तो 1/10 3 sin x प्लस cos x हो गया, ये पी आई। ठीक, अगला क्वेश्चन इस तरीके से, जैसे d2 प्लस 4y दिस इक्वल टू साइन 2x है, फाइंड पी आई, इसका पी आई निकालना है तो 1/d स्क्वायर प्लस 4 साइन 2x दिस इक्वल टू, देखिए यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, ए की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब 2 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो ये -4 आ जाएगा, -4 प्लस 4 0 आ गया। तो जब भी डिनोमिनेटर 0 हो तो तुरंत इंडिपेंडेंट वेरिएबल से मल्टीप्लाई करो, मतलब x से मल्टीप्लाई किया और इसका d के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, तो ये 2d आ गया, 4 का 0 इंटू साइन x। अब x/2 इंटू 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x/2, तो ये हो जाएगा -x/4 इंटू cos 2x, है ना। इस तरीके अगर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हो, यहाँ साइन स्क्वायर एक्स है तो आपको साइन ax या cos ax ही बनाना होगा, साइन स्क्वायर हो, साइन क्यूब हो, है ना, ये सब लिखे हैं तो आपको केवल साइन ax या cos ax का फॉर्म बनाना होगा। तो देखिए साइन स्क्वायर एक्स को 1/2 1 माइनस cos 2x लिख सकते हैं, तो इससे साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू 1 माइनस cos 2x, तो हो गया cos 2x के फॉर्म में। तो इस तरीके साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, इन सब का टर्म होगा तो तुरंत हम लोग उसको चेंज कर लेंगे cos ax या साइन ax के फॉर्म में। इसमें आपको ये कुछ बेसिक फार्मूले जो आपको ऑलरेडी पता है यूज हो सकते हैं, 2 sin a cos b sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, 2 cos a sin b sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी, 2 cos a cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। cos 2x के 3 फार्मूले होते हैं, cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स, sin 2x होता है 2 sin x cos x, है ना, sin 3x की वैल्यू 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, cos 4x की वैल्यू 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, है ना। इस तरीके से चेंज किया जा सकता है। जैसे f(x) की वैल्यू मान लीजिए sin 3x इंटू cos x है, अब आपके पास फार्मूला तो केवल sin 3x हो या केवल cos x हो तभी हो जाए, इंटू के लिए नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है sin a प्लस b, तो sin 4x प्लस sin a माइनस बी, तो 3x माइनस एक्स, तो मतलब sin 2x हो गया। तो अब ये बन गया sin ax sin 4x और sin 2x का फॉर्म बन गया, मतलब इनटू में हो ऐसा फार्मूला नहीं होगा, आपको sin ax या cos ax अलग अलग चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी फार्मूले को यूज करके हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे sin स्क्वायर एक्स इंटू cos 2x है, तो sin स्क्वायर एक्स की वैल्यू cos 2x के फॉर्म में रखो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। फिर ये cos स्क्वायर 2x का cos 2x वाले फार्मूले से वैल्यू रख लेंगे तो इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस, सो पी आई इज इक्वल टू 1/this, ये हो गया। इसको देखिए अब sin 3x cos साइन और cos आ गया तो तुरंत 2 से मल्टीप्लाई, 1/2 डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 sin a cos b, 2 sin a cos b क्या होता है sin a प्लस b, तो 3 + 2 sin 5x हो गया प्लस sin a माइनस b, 3 - 2 x आ गया, sin x आ गया। अब फार्मूला लग जाएगा, इसमें sin 5x का, इसमें sin x का, तो sin 5x के साथ पूरा ये हो जाएगा, sin x के साथ पूरा ये अलग अलग हो गया। तो sin 5x में क्या करना है, डी स्क्वायर की जगह 5 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, तो 5 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, डी में कुछ रख नहीं पाएंगे, sin 5x। इसी तरीके 1 वाले केस में तो 1 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन और डी में कुछ नहीं रख पाएंगे, तो अब ये कितना हो गया 25 50 माइनस का 50 + 1 -49 माइनस 2d, ये कितना आ गया माइनस का 2 और माइनस 2d, तो 1 - 2d आ गया sin x। अब इसको माइनस
ये -1/2 तो चल ही रहा, माइनस और कामा ले लो तो ये हो जाएगा 49 + 2d। तो कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर लो, 49 - 2d तो नीचे हो जाएगा 49 का स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर साइन 5x। उसी तरीके इधर कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो तो हो जाएगा। अब d स्क्वायर की जगह पर 5 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन और यहाँ d स्क्वायर की जगह पे 1 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन रख लो तो कितना हो जाएगा। यहाँ डी स्क्वायर की जगह वैल्यू रख लीजिए, यहाँ डी स्क्वायर की वैल्यू रख लीजिए, हल कर लीजिए तो ये आ जाएगा सिंपली। अब देखिए पी आई, फाइंड द पी आई ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन क्यूब 2x है। तो साइन क्यूब 2x, साइन 3x का फार्मूला क्या होता है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। यहाँ साइन क्यूब ए की वैल्यू निकालो, सो 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3a। आपको क्या चाहिए, साइन क्यूब 2x, तो इसका मतलब a की जगह पर 2x रख लो तो ये हो जाएगा 2x और ये 6x हो जाएगा। तो 2x और 6x हो गया साइन क्यूब x। तो पी आई इज इक्वल टू 1/d स्क्वायर प्लस 1 साइन क्यूब 2x की जगह पे ये वैल्यू रख सकते हैं। तो 3/4 साइन 2x माइनस 1/4 साइन 6x। अलग अलग कर लो, 3/4 के साथ और माइनस 1/4 के साथ कर लिया तो 3 यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन, 2 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन प्लस 1 और यहाँ पर 6 स्क्वायर विद नेगेटिव साइन डी स्क्वायर की जगह पे प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, -4 + 1 -4, ये -1/4 हो गया और ये आ जाएगा माइनस का, हाँ -4 + 1 -3, तो 3 से 3 कैंसिल, वाला माइनस ये आ गया, माइनस का 1/4 साइन x हो गया। इसमें देख लीजिए ये हो जाएगा 36 -35 × 4 और ये वाला माइनस इसको प्लस कर दिया तो इसको पहले लिख लो तो 1/140 साइन 6x और नेगेटिव वाला बाद में लिख लो -1/4 × साइन x। अगला देखिए पी आई के 5 रूल हैं। तो तीसरा देखिए, पहला क्या था, एक्सपोनेंशियल, दूसरा साइन कोसाइन, तीसरा पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल फार्म का है तो 1/fd, एफडी को 1 + x का फार्म बना के इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे, पावर -1 × fx। उसके बाद ये फार्मूले लग जाएंगे, 1 + x की पावर -1, 1 - x + x² - x³ +... या अगर 1 - x बनता है होल पावर -1 तो सारे प्लस हो जाएंगे, 1 + x + x² + x³ क्वेश्चन देखो, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल फॉर दिस। तो यहाँ राइट साइड में f(x) की वैल्यू क्या है, पॉलिनोमियल, तो इसको d के टर्म में लिखेंगे तो d² + 2d - 5y इज इक्वल टू 2x² - 3x + 1। तो पी आई इज इक्वल टू 1/d का टर्म इंटू दिस। ठीक है, अब देखिए ये पॉलिनोमियल है तो अब इसको 1 + x का फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ जो भी लोएस्ट पावर होगी वो कॉमन लेना होगा। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट कॉमन लेके उसकी जगह 1 बना दो, मान लीजिए ना होता तो 2d कॉमन लेके इसकी जगह 1 बना लेते, जो भी लोएस्ट पावर होगी उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए -5 कॉमन ले लिया तो इसकी जगह पे क्या होगा 1, ये इधर कर लिया और फिर अपान में -5 हो जाएगा, d² + 2d अपान -5 है ना, और ये वाला माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो 1 - this और d² + 2d अपान 5 की होल पावर -1, इसको न्यूमरेटर में ले जाओ तो पावर -1 इंटू दिस। अब फार्मूला हो गया 1 - x की पावर -1, सो 1 + x + x² + x³ इंटू ये जिसको ऑपरेट करना है दिस इक्वल टू -1/5 1 प्लस ये वाला d, इसका होल स्क्वायर खोल लो तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab से आ गया प्लस डॉट। यहाँ देखिए सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है तो क्यूब के आगे के टर्म हमको नहीं चाहिए क्योंकि d² तक कांस्टेंट आ जाएगा, d³ वाले टर्म आगे 0 आ जाएंगे। अगर d³ इंटू इतना किया जाए इसका 3 बार डेरिवेटिव तो 0 आ जाएगा, तो इसलिए इतने से ही काम चल जाएगा। अगला जो आएगा उन सब में कम से कम d⁻³ ज़रूर होगा, जो कि इससे ऑपरेट करेंगे तो सब 0 आ जाएगा। सो -1/5, अब 1 से ब्रैकेट खोलो इसका तो ये पूरा का पूरा टर्म आ गया। फिर इसमें देखिए d² के साथ करना तो 1/5, ये वाला 1/5 हो गया और इंटू d² के साथ ये ऑपरेट करो, मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएट करो। तो एक बार करेंगे तो 4x - 3, दोबारा करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। फिर 2/5d, एक बार करो तो 2/5, एक बार डेरिवेटिव 4x - 3 आ गया, ठीक है, प्लस d⁻4
इसका 4 बार डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, 2 से ज़्यादा 0 आ जाएगा, तो 4 बार डेरिवेटिव 0, 3 बार डेरिवेटिव 0, केवल ये बचेगा 4/25, 4/25, 2 बार डेरिवेटिव करोगे इसका तो एक बार में आया 4x - 3, दोबारा में 4 आ गया, ठीक है। उसके बाद सेम पावर कलेक्ट कर लो, -1/5, 2x² और ये x वाले टर्म इकट्ठा कर लो, तो यहाँ से -3 और एक x का टर्म ये है 8/5 प्लस अब कांस्टेंट वाले 1 प्लस 4/5 माइनस का 6/5 प्लस का 16/25, ठीक है। तो x² और कांस्टेंट टर्म इकट्ठा कर लिया, -1/5 2x², ये कितना हुआ माइनस का 15 प्लस 8 माइनस का 7/5 प्लस इसमें 25 LC, देखो ये और ये मिलके माइनस का 2/5 होगा। उसके बाद 25 LCM ले लो, तो ये 25 हो गया, यहाँ -2 × 5 का मतलब हुआ माइनस का 10 प्लस 16, तो 10 - 16 प्लस का 6, इसमें 6 जोड़ोगे तो 31/25, तो ये आ जाएगा। उसके बाद -1/5 से ब्रैकेट खोल लो, तो -2/5 x² प्लस का 7/25x और माइनस का 31/125, है ना। इस तरीके से हम लोग पॉलिनोमियल का पीआई निकालते हैं ना, पॉलिनोमियल फंक्शन अगर है तो उसका पीआई ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला रूल है कि अगर f(x) की वैल्यू e⁻ax और उसके साथ कोई v इंटू हो, x का कोई फंक्शन इंटू हो, तो देखिए 1/fd e⁻ax इंटू v, तो यहाँ पर एक्सपोनेंशियल को फ्री कर देंगे, e⁻ax इधर आएगा, लेकिन पेनाल्टी देनी होगी। पेनाल्टी क्या, d की जगह d+a करना होगा, ये इधर तभी जाए। कांस्टेंट तो चला जाता है तुरंत, उसका पास बना होता है, लेकिन अगर वेरिएबल को इधर e⁻x को इधर ले जाओगे तो d की यहाँ पर d की जगह d+a करना पड़ेगा, है ना, पेनाल्टी देनी होगी इसको, ठीक है। तो d की जगह d+a हो गया v, और बस यही फार्मूला, फिर v जो भी फंक्शन होगा वो ऑपरेट कर लेंगे। तो जैसे क्वेश्चन है इसका पीआई या इसको पूरा साल भी कर लेंगे हम लोग, CF और पीआई दोनों निकालेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 2004 और 5 में पूछा गया है। तो सॉल्व दिस, है ना, इससे CF और पीआई दोनों सीख जाएंगे। तो इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन सबसे पहले निकालते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज क्या होता है, इतने पार्ट को 0 कर लेंगे, d की जगह m रख देंगे, तो m² - 4m + 4 = 0, क्योंकि m - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m = 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों रूट रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीटेड रूट और रियल है, रियल और इक्वल रूट है, तो क्या फार्मूला होता है CF का, C1 + C2x × e⁻m1x, m की वैल्यू 2 है, तो C1 + C2x × e⁻2x। पीआई की वैल्यू 1/d, इसको लिख सकते हैं d - 2 का होल स्क्वायर × 8x² e⁻2x × sin2x। अब देखिए एक्सपोनेंशियल को फ्री करो, इधर ले जाओ, तो 8 तो कांस्टेंट है, उसका पास बना होता है, इधर आ जाएगा, है ना। तो 8 e⁻2x को लाओ इधर, तो क्या होगा, d की जगह d+2 करना पड़ेगा, तो d+2 - 2 ये ऑलरेडी है, होल स्क्वायर × x² sin2x बचा, 2 से 2 कैंसिल, 1/d² sin2x बचा। अब इसका 1/d² का मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, तो चलिए एक बार कर लो, तो एक बार ये d लिख दिया और एक बार इसका इंटीग्रेशन कर लिया। अब यहाँ एक फार्मूला होता है इंटीग्रल u और v का, एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन का, एक ही लाइन में इंटीग्रल हो जाएगा। इंटीग्रल u × v dx = u × v1 - u डैश × v2 प्लस u ∬ v3 माइनस डॉट अल्टरनेट साइन में होगा, है ना। v1 का मतलब v का एक बार इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करोगे v2 आ जाएगा, v2 का इंटीग्रेशन करोगे v3 आ जाएगा। u में u का डेरिवेटिव करोगे तो डैश आएगा, इसका डेरिवेटिव डबल डैश, इसका डेरिवेटिव, और अल्टरनेट साइन चलेंगे, तो इससे एक ही लाइन में इंटीग्रेशन हो जाता है। तो हम लोग यही कर लेंगे। तो देखिए x² को u मान लो, तो u × इसका इंटीग्रेशन माइनस का cos x/2, फिर माइनस अल्टरनेट साइन चलता है, तो ये माइनस, इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, फिर इसका इंटीग्रेशन कर लो तो हो जाएगा कास का इंटीग्रेशन साइन, सो माइनस sin 2x/4, फिर प्लस, ये माइनस है आपकी प्लस होगा, फिर इसका डेरिवेटिव कर लो तो 2 आ गया, और इसका फिर इंटीग्रेशन, तो साइन का हो गया माइनस कास, तो माइनस में प्लस cos 2x/8 आ गया, फिर अगले में इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, तो आगे के साथ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। फिर ये हो गया। अब 1/d, इसको ज़रा कास वाले टर्म एक साथ, साइन वाले एक साथ कर लो, तो cos 2x एक साथ करो, तो माइनस का x² ये हो गया, और cos 2x ये 2/4, 2/8 का मतलब 1/4, cos 2x, और साइन वाला टर्म ये अकेला है, तो माइनस प्लस 2x/2 × sin 2x।
ठीक है। फिर 1/d हटा के इंटीग्रेशन लगा लो, इंटीग्रल इसमें और इसमें अलग अलग इंटीग्रल लग जाएगा। तो अब देखिए इसमें भी यू वी का फार्मूला लगा लो, तो ये हो गया u और इसका इंटीग्रेशन कास का इंटीग्रेशन साइन 2x/2 माइनस इसका डेरिवेटिव, इसका 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल माइनस एक्स, तो 0 माइनस एक्स इंटू इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन का माइनस कास 2x/2, फिर प्लस इसका डेरिवेटिव माइनस का 1 माइनस 1 और फिर इसका इंटीग्रेशन कास का साइन, तो माइनस का साइन 2x/8, फिर अगले में इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर प्लस ये तो इस वाले का टर्म हो गया, फिर प्लस 1/2 ये लिखा और इसमें फिर फार्मूला लगाइए, तो u हो गया इस बार x इंटू साइन का इंटीग्रेशन माइनस कास 2x/2, फिर माइनस इसका डेरिवेटिव 1 हो गया और इसका इंटीग्रेशन माइनस का कास 2x/4, फिर अगले टर्म इसका डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो क्या निकलता है देखिए आगे, 8e⁻2x तो चल ही रहा है और ये हो जाएगा आपका 1/8 माइनस x² साइन 2x माइनस x/4 कास 2x प्लस साइन 2x/8 साइन 2x/8 साइन 2x/8 इसको देखिए साइन 2 माइनस वन प्लस x/4 कास 2x, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस साइन 2x/8, इसमें हो जाएगा माइनस x/4 माइनस x/4 इंटू कास माइनस x/4 इंटू कास 2x और ये वाला हो जाएगा माइनस वन प्लस साइन 2x/8 साइन 2x/8 एक 2 इसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा। उसके बाद साइन और कास के टर्म इकट्ठा कर लो, तो 8e⁻2x, अब देखिए साइन 2x इकट्ठा कर लो, साइन 2x तो 1/8 माइनस x²/4 तो यही हो गया और साइन 2x ये है प्लस का 1/8 और साइन 2x ये है तो प्लस का 1/8 इंटू साइन 2x और फिर कास 2x इकट्ठा कर लो तो माइनस का x/4 और माइनस का x/4, ठीक है, कास 2x। अब ये कितना हो गया 1/8 मिला के 3/8 माइनस x²/4 साइन 2x माइनस ये माइनस x/4 मिला के माइनस का x/2 हो गया इंटू कास 2x। 8 इस 8 से ब्रैकेट खोल दो तो e⁻2x 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 2x² इंटू साइन 2x माइनस 8 से ब्रैकेट खोल रहे हैं तो माइनस का 4x इंटू कास 2x, ये पी आई आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन इस y = CF प्लस पी आई, तो y = CF ये निकला था और पी आई अभी हम लोग ये निकाले। इस तरीके से क्वेश्चन होता है। चलिए अगला देखिए, पी आई निकालने की 5वीं मेथड, पहली थी एक्सपोनेंशियल, दूसरा साइन कोसाइन, तीसरा एक्सपोनेंशियल के साथ एक v आया था, चौथा क्या आ गया, चौथा आ गया आपका पॉलिनोमियल, चौथा पॉलिनोमियल और 5वां आ जाएगा एनी फंक्शन। अब उनके अलावा कुछ है तो एनी फंक्शन से लगाएंगे, एनी फंक्शन से पहले वाले भी सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। तो पी आई = 1/fd φx फार्म होता है पी आई का, तो 1/d - a इंटू φx ऐसा होगा। तो इसको हम लोग e⁻ax इंटीग्रल e⁻−ax φx dx लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए d - अगर माइनस a है तो अंदर होगा, e⁻ax तो अंदर भी बाहर भी, ये वाला साइन अगर माइनस है तो माइनस वाला अंदर होगा तो बाहर प्लस, अंदर माइनस तो बाहर प्लस φx dx है। इस पर एक क्वेश्चन कर लो छोटा सा, तो सॉल्व d2y/x² + 3dy/x + 2y = साइन e⁻x है, पूरा कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। तो इस ये हो गया डी के टर्म में लिख लो, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो गई m² + 3m + 2 = 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैक्टर हो गया m + 1 m + 2 = 0, तो m = -1 -2 दोनों रियल और डिस्टिंक्ट हैं, तो CF क्या हो जाएगा C1e⁻−x + C2e⁻−2x। पी आई की वैल्यू निकालो, पी आई = 1/d + 2 और d + 1 इंटू साइन ex। अब एक एक ओपन करिए, d + 2 तो है, अब d + 1 इंटू साइन e⁻x, इसमें फार्मूला लगा लो। तो क्या फार्मूला होगा देखिए, d + 1 है ना, अगर d - a है तो यहाँ e⁻माइनस है तो बाहर प्लस होगा, प्लस है तो बाहर माइनस, तो ये हो जाएगा e⁻a की वैल्यू कितनी है 1, तो e⁻−x
प्लस है इसमें तो बाहर माइनस, ई पावर माइनस एक्स इंटीग्रल अंदर प्लस हो जाएगा ई पावर एक्स इंटू ये वाला फंक्शन फाइव, तो साइन ई पावर एक्स डी एक्स। अब अगर ई पावर एक्स को टी मान लें तो ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये मिल के डी टी, तो साइन टी डी टी, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, और टी की वैल्यू रख लो ई पावर एक्स, ठीक है, ई पावर एक्स। तो ये माइनस बाहर कर लो, माइनस बाहर, और एक्सपोनेंशियल को फ्री कर दो, तो ई पावर माइनस एक्स इधर आ गया, तो लेकिन डी की जगह डी प्लस ए करते हैं, तो ए की वैल्यू -1 है, तो डी -1 प्लस ये वाला 2 इंटू कास ई पावर एक्स, तो ये फिर डी प्लस 1 बचा इंटू कास ई पावर एक्स, फिर फार्मूला लगा लो ई पावर माइनस एक्स इंटीग्रल ई पावर एक्स इंटू कास ई पावर एक्स डी एक्स, है ना। अब देखिए ई पावर ये तो मिला के -2x हो गया, और अगर ई पावर एक्स को टी माने तो ई पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, मतलब कॉस टी आ गया, कॉस टी डी टी, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, टी की वैल्यू रख लीजिए, तो ये पी आई आ गया। सो कंप्लीट सोल्यूशन इज वाई इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सो वाई इज इक्वल टू सी वन ई पावर माइनस एक्स प्लस सी टू ई पावर -2x माइनस ई पावर -2x साइन ई पावर 2x, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन एनी मेथड पर लगते हैं। अगला देखिए, तो पी आई की 5 मेथड अभी तक आपने देखा कि एक तो पहला एक्सपोनेंशियल, दूसरा साइन कोसाइन, तीसरा ई पावर ए एक्स के साथ वी हो जाए, और चौथा पॉलिनोमियल, पांचवा हो जाता है एनी फंक्शन। 5 रूल हैं पी आई निकालने के लिए, इनमें से कोई रूल लगेगा हर क्वेश्चन में, है ना। और सी एफ निकालने का कि रूट रियल हैं, रूट कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और रूट इरेशनल, अल्फ़ा प्लस माइनस अंडर रूट बीटा फॉर्म का, ठीक है, तो उस टाइप का। तो हम लोग देखे थे कि सी एफ कैसे निकालते, तो सी एफ पी आई के क्वेश्चन हो गए। अब अगला आता है साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा काम शुरू में बढ़ जाता है। तो पहले 2 इक्वेशन लिख लो डी एक्स वाई के टर्म्स में की, तो ये हो जाएगा, इसको डी अपान डी टी को कैपिटल डी लिख लो, तो कैपिटल डी एक्स प्लस वाई, पहले एक्स लिख लो फिर वाई इक्वल टू साइन टी, इसी तरीके इसको भी लिख लो, पहला एक्स लिखो तो एक्स हो गया, और इसको डी वाई, तो एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू कॉस टी। अब एक बार एक को एलिमिनेट कर लो, चाहे एक्स को चाहे वाई को। अगर वाई को एलिमिनेट करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इसको डी से मल्टीप्लाई करके घटा दें, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर -1, और वाई एक्स कामन हो जाएगा, ये कैंसिल, इसको डी से मल्टीप्लाई किया तो डी साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, डी का मतलब डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स 0 हो गया, तो डी स्क्वायर -1 एक्स इक्वल टू 0, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आ गई, एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, इसका मतलब एम इक्वल टू प्लस -1, तो सी एफ ही सोल्यूशन होगा क्योंकि पी आई 0 है। सो एक्स टी इज इक्वल टू सी वन ई पावर, इस -1 रूट के लिए माइनस टी प्लस सी टू ई पावर टी, एक सोल्यूशन ये आ गया एक्स की वैल्यू। फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1 इसमें रखिएगा जिसमें इंटीग्रेशन ना करना पड़े, है ना। तो जैसे इसमें आप एक्स की वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू सीधा निकल आएगी, लेकिन इसमें रखोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो ये गलत है, इंटीग्रेशन हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग मतलब कम से कम इंटीग्रेशन करना पड़े वो चीज़ देखना है, उस इक्वेशन में रखना है आपको, ठीक है। तो ये पुट इसमें रख लो, तो डी एक्स अपान डी टी प्लस वाई इज इक्वल टू साइन टी, इसमें रखिए, तो डी एक्स अपान डी टी मतलब इसका टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन, सो -c1 ई पावर -t प्लस c2 ई पावर t प्लस वाई इक्वल टू साइन टी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये दोनों उधर आ गए, तो c1 ई पावर -t प्लस -c2 ई पावर t प्लस साइन टी, ये वाई टी की वैल्यू हो गई, तो वाई टी और एक्स टी निकल आया। अब इनिशियल कंडीशन यहाँ दे रखे हैं कि y0 इक्वल टू 2 और x0 इक्वल टू 2, y0 इक्वल टू 0, तो रख लीजिए y0 इक्वल टू, देखिए क्या दिया है कि x0 इक्वल टू 2, तो x में t की जगह 0 रख लो तो x 0 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू 2 दे रखे हैं, तो t की वैल्यू 0 रखते ही c1 प्लस c2 आ जाएगा। दूसरे में y0 इक्वल टू 0 दे रखे हैं, इसमें t की वैल्यू 0 रख लो, तो c1 माइनस c2, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो c1 प्लस c2 इक्वल टू 2, c1 माइनस c2 इक्वल टू 0, इससे c2 इक्वल टू c1 आ जाएगा, यहाँ पे रख लीजिए c2 इक्वल टू c1, तो c1 प्लस c1 2c1 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, c1 इक्वल टू 1 आ गया, c1 की वैल्यू 1 तो c2 भी 1 आ जाएगी। अब c1 और c2 की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रख लो, तो ये हो जाएगा e पावर -t प्लस e पावर t, है ना, e पावर -t प्लस e पावर t इसमें रख लोगे, तो e पावर -t माइनस e पावर t प्लस साइन t, ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा।
इस तरीके साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती हैं। क्या करना होता है, इसको पहले इस तरीके 2 इक्वेशन बना के एक बार एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे तो फिर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बन जाएगा। फिर CF और PI निकाल के हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू आएगी। इनमें से किसी एक में जिसमें कम से कम इंटीग्रेशन करना पड़े उसमें रख दो तो आपका दूसरा वेरिएबल निकल आएगा। ठीक है, अगर कंडीशन दी है तो कंडीशन अप्लाई करके कांस्टेंट निकाल लीजिए। ठीक, चलिए अगला देखिए। अब देखिए सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। 3 मेथड हैं वेरिएबल कोफिशिएंट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर और काची-यूलर इक्वेशन। ठीक है, इन 3 को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो देखिए सेकंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाई चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व करना है इसको। तो सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये स्टैंडर्ड फार्म होता है। सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फार्म में बनाएंगे तो d2y/x² प्लस p/dy/x प्लस q इंटू वाई दिस इक्वल टू आर। चेंजिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x को z में चेंज करना है, x टू z सच दैट कैसे, नई इक्वेशन आ जाएगी d2y/dz² प्लस p1dy/dz प्लस q1 इंटू वाई दिस इक्वल टू r1, जहाँ पर p1 की वैल्यू आएगी d2z/dx² प्लस p/dz/dx का होल स्क्वायर। अपान में तो सबके dz/dx का होल स्क्वायर है, q1 इक्वल टू q/dz/dx का होल स्क्वायर और r1 की वैल्यू r/dz/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 की वैल्यू कांस्टेंट ले लेंगे तो x और z के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद P1 निकाल लेंगे, P1 की वैल्यू या तो 0 आएगी या कांस्टेंट आएगी। फिर R1 की वैल्यू निकालेंगे जो कि z का फंक्शन आएगा या कांस्टेंट आ सकता है। ठीक है, R1। अब P1, Q1 और R1 की वैल्यू उठा के इसमें रख लो तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आएगा। तो आप कांस्टेंट कोफिशिएंट हम लोग CF और PI अप्लाई करके उसको सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू z के टर्म्स में आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से z को x में कन्वर्ट कर देना। तो इस तरीके से चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन चूँकि इस पर हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर इस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड की प्लेलिस्ट मिलेगी, है ना। प्लेलिस्ट पर लाइन से दी हुई हैं सब कुछ डिटेल, है ना। तो वहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड मिल जाएगा, चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएशन और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये सब वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, तरीका यही है, आप डिटेल में वहाँ पर जाके देख लीजिए। ठीक है, अगला वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, फिर स्टैंडर्ड फार्म इसको लिख लो d2y/x² प्लस p/dy/x प्लस q इंटू वाई दिस इक्वल टू आर। इसका CF पहले मेथड से जो भी मेथड लग रही हो हमें CF चाहिए, CF हम लोग निकालेंगे तो बाई एनी मेथड। तो PI की वैल्यू इसमें y1 y2 मिलेगा, y1 और y2 मिल जाएगा, y1 और y2, और PI की वैल्यू हो जाएगी ay1 प्लस by2, जहाँ पर a किससे निकालोगे, a इज इक्वल टू -r/y2/w। r क्या होगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ इंटू में कुछ नहीं होना चाहिए, अगर कुछ है तो उससे डिवाइड करो। ठीक है, तो ये r मिलेगा, तो -r/y2 मतलब ये वैल्यू -r/y2 अपान w dx, और b की वैल्यू इंटीग्रल r/y1/w dx, है ना। और w क्या है, w की वैल्यू डिटरमिनेंट y1 y2 और इसका डेरिवेटिव y1 डैश, इसका डेरिवेटिव y2 डैश, या y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2। इसको रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट बोलते हैं, इसको रॉन्स्कियन डिटरमिनेंट बोलते हैं। तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होता है, y इज इक्वल टू CF प्लस PI ये निकाल, a b की वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो तो ये PI हो गया, ये CF निकल आया। कंप्लीट सोल्यूशन CF प्लस PI। ठीक है, इसकी भी सेपरेट वीडियो हम लोग उसमें प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके देख लीजिएगा। ठीक, अगला देखिए काची-यूलर इक्वेशन, देख के ही पहचान जाइएगा इसको कि थर्ड डेरिवेटिव के साथ x³ इंटू होगा, सेकंड डेरिवेटिव के साथ x² इंटू होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव के साथ x, फोर्थ डेरिवेटिव के साथ x⁴ इंटू होगा। तो जानो काची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हमेशा क्या पुट करेंगे, इसकी जगह पे e⁻z पुट करेंगे, तो x इक्वल टू e⁻z, तो log ले लो, तो log x इक्वल टू z log e, मतलब log e की वैल्यू 1, तो z इक्वल टू log x हो जाएगा। तो यहाँ ये जो x dx/dx की वैल्यू होगी dy, जहाँ d का मतलब है d/dz, x² d2y/x² की वैल्यू d-1 इंटू वाई, x³ d3y/x³ की वैल्यू d-1 d-2y, इस तरह के आगे d-1 d-2 d-3 इंटू वाई 4 वाला। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू, ये थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, ये सारी वैल्यू उठा के इसमें रख लोगे तो एक बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और उसका CF PI निकाल के हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
अगला, ठीक है, अगला मेथड है। अगला इसी में अगर x की जगह पे ax प्लस बी हो तो क्या होगा, x की जगह पे ax प्लस बी होल क्यूब है ना, क्यूब है तो थर्ड डेरिवेटिव के साथ, स्क्वायर है तो सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट, और पावर 1 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसमें भी वही काम करना है, इसकी जगह पे a रख देते हैं, e पावर z रख देता है, तो z इक्वल टू लॉग ax प्लस बी हो जाएगा। तो ax प्लस बी डी वाई पान डी एक्स की वैल्यू पीछे वाले में क्या था, dy, वहाँ a की वैल्यू 1 था, a की वैल्यू 1 थी, तो यहाँ पर a इंटू होता रहेगा, तो a इंटू डी वाई, दूसरे में स्क्वायर वाले में a स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 वाई, इसका क्यूब वाले में a क्यूब इंटू डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई, और पावर 4 में डी पावर 4 अपॉन डी एक्स की पावर 4, इसकी वैल्यू हो जाएगी a पावर 4 डी माइनस 1 डी माइनस 2 डी माइनस 3 वाई, है ना, एंड सो ऑन। ये सारी वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में जो दिया हुआ है इसमें रख लेंगे, तो वो बन जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। फिर हम लोग CF और PI निकाल के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट आता है कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसमें आप सेलेक्टेड क्वेश्चन करके देखिए, कभी कभी इससे पूछते हैं, कभी कभी नहीं पूछते हैं, तो आप इसके सेलेक्टेड क्वेश्चंस कर लीजिएगा, आ जाता तो ठीक है, नहीं तो अच्छा डिटेल में पढ़ना है तो पूरा पढ़ लीजिएगा, इसको स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं। आपको ऑप्शन यहाँ ऑलरेडी मिलेंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे, 3 में से 3 होंगे, 3 में से 2 करने होंगे, तो एक ऑप्शन तो ऐसे भी मिलता है, अगर आ भी गया तब भी हम लोग छोड़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो देख लीजिएगा, अगर आप तैयार कर सकें तो कुछ क्वेश्चन इसके तैयार कर लीजिएगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन इंजीनियरिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये रहा क्विक रिवीजन। थैंक यू। इसमें चूँकि सब हर एक टॉपिक पर एक एक क्वेश्चन लेते हुए चले हैं, इसलिए इतनी लंबी वीडियो हुई है। ठीक है, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू।